हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले हम यही डिस्कस करेंगे कि आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है सीबीएसई का या अपने स्कूल में जो अभी एग्ज़ाम होगा उसके अंदर आपके किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और कितने पार्ट में आपका क्वेश्चन पेपर जो है वो डिवाइड रहेगा। तो चलिए सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन पेपर होगा आपका वो आपका बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए एंड पार्ट बी। अब बात आती है पार्ट ए और पार्ट बी कितने कितने मार्क्स के हमारे आएंगे। तो पार्ट ए की जहाँ बात करें हम 20 मार्क्स का आपका पार्ट ए आएगा और पार्ट बी जो आएगा आपको वो 30 मार्क्स का पार्ट बी आएगा। अब बात आती है कि पार्ट ए और पार्ट बी में किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे जो हैं पूछे जाएंगे। तो पार्ट ए के अंदर जो है आपका फर्दर इसको 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है, सब पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 और सेक्शन 1 और सेक्शन 2 भी आपके जो हैं वो दोनों 10-10 मार्क्स के हैं, यानी 10 मार्क्स का आपका सेक्शन 1 एंड 10 मार्क्स का आपका सेक्शन 2। अब बात आती है सेक्शन 1 में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, सेक्शन 2 के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो सेक्शन 1 की अगर हम बात करें तो सेक्शन 1 के अंदर आपके टोटल 13 क्वेश्चन आपसे जो है पूछे जाएंगे। 13 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो हर एक आपके 1 मार्क्स के होंगे, 1 मार्क ईच। पूछे आपसे 13 जाएंगे लेकिन आपने अटेम्प्ट कितने करने हैं, केवल 10, यानी आपकी 3 क्वेश्चंस की आपकी इसके अंदर चॉइस होगी। तो आपके 10 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं और हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 1 मार्क्स का। तो टोटल आपके सेक्शन 1 जो है वो कितने मार्क्स का हो गया, आपका 10 मार्क्स का आपका बनता है। तो इसके बाद जो है सेकंड जो आपका सेक्शन है, सेकंड सेक्शन के अंदर अगर हम बात करें तो सेकंड सेक्शन में आपके जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे, 2 क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड और दोनों क्वेश्चन क्या होंगे आपके केस स्टडी बेस्ड होंगे। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन कैसे, जैसे आपके इंग्लिश के अंदर अगर आप बात करें तो कंप्रीहेंशन आता है, उसके ऊपर आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाता है और उसके बेस पे आप जो नीचे एमसीक्यू या आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1 मार्क्स के या 1 वर्ड के, उनका आप आंसर देते हैं। उसी टाइप से आपके जो केस स्टडी क्वेश्चन हैं उसके अंदर भी आपको किसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के बारे में एक पैराग्राफ या किसी आईटी इंडस्ट्री के बारे में कोई पैराग्राफ दे दिया जाएगा जिसको आपने थॉरोली रीड करना है। रीड करने के बाद उसके नीचे जो है आपके एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और उनमें से आपने एमसीक्यू में से आपने जो राइट ऑप्शन है उसको चेक करके आंसर्स को फाइंड आउट करना है। तो जो 2 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन जो होगा उसके अंदर आपके 7 क्वेश्चंस होंगे, यानी क्वेश्चन 1 जो होगा उसके अंदर भी आपके 7 क्वेश्चन होंगे, जो क्वेश्चन 2 होगा उसके अंदर भी आपके क्या होंगे, 7 क्वेश्चंस होंगे। तो दोनों के अंदर आपके कितने कितने क्वेश्चन होंगे, 7 क्वेश्चन होंगे। 7 क्वेश्चंस में से आपको कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, 5 क्वेश्चन, यानी टोटल आपके कितने 5 क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 के और 5 क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 के। तो आपके टोटल कितने क्वेश्चन होंगे, 10 क्वेश्चंस हो गए और 10 क्वेश्चंस में हर एक क्वेश्चन आपका कितने मार्क्स का होगा, 1 मार्क्स का होगा, यानी आपका ये पार्ट भी आपके कितने मार्क्स का हो गया, 10 मार्क्स का हो गया, क्योंकि इसमें हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 1 मार्क का। देगा आपको 7 + 7 14 क्वेश्चन, यानी 14 एमसीक्यू सेक्शन 2 के अंदर, 7 आपको क्वेश्चन नंबर 1 के और 7 आपको क्वेश्चन नंबर 2 के। लेकिन आपने अटेम्प्ट कितने करने हैं, 5 क्वेश्चन 1 के और 5 क्वेश्चन 2 के, यानी आपने 10 टोटल एमसीक्यू को अटैम्प्ट करना है, जिससे कि आपका जो हर एक एमसीक्यू है वो 1 मार्क का होगा। तो टोटल आपके 10 मार्क्स के बनते हैं वहाँ पे एमसीक्यू। अब बात आती है हमारे मेजर पार्ट की, यानी आपका पार्ट बी जो सबसे ज़्यादा 30 मार्क्स का आपका आएगा। तो इसके अंदर क्या किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और क्या हमें अटैम्प्ट करना है और क्या कोई चॉइस होगी या नहीं होगी, वो सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो पार्ट बी में जो है 5 क्वेश्चन आपके होंगे 2 मार्क्स के, 5 क्वेश्चन होंगे आपके 3 मार्क्स के और एक क्वेश्चन होगा आपका 5 मार्क्स का। ठीक, तो यानी यहाँ पे आपके टोटल क्वेश्चन बनते हैं 11। तो 11 क्वेश्चन आपके यहाँ पे बनेंगे
इनके अंदर जो अगर चॉइस की बात करें तो इंटरनल चॉइस आपको देखने को मिल सकती है। स्पेसिफिकली कोई चॉइस नहीं होगी कि इतने में से इतने करने हैं। इंटरनल चॉइस मतलब आपको किसी क्वेश्चन के अंदर और पार्ट दिखाई देगा। ठीक, ये मान लीजिए क्वेश्चन नंबर आपका 21 है, 21 के अंदर आपको एक क्वेश्चन ऊपर लिखा होगा, नीचे और लिखा होगा और सेकंड क्वेश्चन दिया होगा, यानी उन दोनों में से आपने कोई एक अटेम्प्ट करना है जो कि इंटरनल चॉइस में आपका काउंट होगा। तो इंटरनल चॉइस मिलेगी आपको एक क्वेश्चन की 2 मार्क्स वाले में, एक क्वेश्चन की 3 मार्क्स वाले में और एक क्वेश्चन की 5 मार्क्स वाले के अंदर आपको जो है वो चॉइस मिलेगी। तो 5 मार्क्स वाले के अंदर आपके क्वेश्चन किस टाइप के हो सकते हैं? आपका एक कोडिंग टाइप का क्वेश्चन हो सकता है और कोडिंग के साथ और में बाई चांस आपको कोडिंग नहीं आती तो और में आपको थ्योरी का एक क्वेश्चन दिया गया होगा जिसमें आपसे टैग या इस टाइप की कोई डेफिनेशन आपकी पूछी गई होगी, जो हमारे दूसरे चैप्टर्स के अंदर भी इंक्लूड है। जैसे साइबर सिक्योरिटी वाला हम पढ़ेंगे, साइबर एथिक्स वाला पढ़ेंगे, तो उसके अंदर से आपके जो डेफिनेशंस बनती हैं उसका हो सकता है कि उसमें से आपसे कोई पर्टिकुलर 2 या 4 टर्म आपसे पूछ ली जाए डेफिनेशन के रूप में। तो ये हमारा ओवरऑल जो है वो एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा कि आपका जो है क्वेश्चन पेपर 2 पार्ट में डिवाइड होगा, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए 20 मार्क्स, पार्ट बी 30 मार्क्स। पार्ट ए के अंदर आपके 2 सेक्शन में डिवाइड होगा, सेक्शन 1 सेक्शन 2, दोनों आपके 10-10 मार्क्स के आएंगे। सेक्शन 1 जो होगा उसमें 13 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, यानी आपके जो 13 क्वेश्चन है आप ये मान लीजिए इसके अंदर आपसे या तो 1 वर्ड क्वेश्चन पूछेगा वो, या फिर आपसे फिलअप भी पूछ सकता है। तो दोनों टाइप के क्वेश्चन इसके अंदर इंक्लूड होंगे और 13 में से आपको 10 करने हैं और 10 × 1 यानी आपका 10 मार्क्स यहाँ पे कवर हो जाता है। सेक्शन 2 के अंदर अगर हम बात करें तो सेक्शन 2 के अंदर आपके 2 टाइप के क्वेश्चन आएंगे जो कि केस स्टडी बेस होंगे और हर एक क्वेश्चन के साथ 7 MCQ आपको देखने को मिलेंगे, उनमें से आपने 5 अटैम्प्ट करने हैं। तो यानी हम यहाँ पे टोटल जो अटैम्प्ट करेंगे 5 + 5 10 MCQs को अटैम्प्ट करेंगे, जो कि हर एक आपका 1 नंबर का होगा और ये 10 नंबर आपके सेक्शन 2 के बनते हैं। पार्ट बी की जहाँ बात करें तो 5 क्वेश्चन आपके 2 नंबर के होंगे, 5 क्वेश्चन आपके 3 नंबर के होंगे और एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का होगा। इसके अंदर अगर हम चॉइस की बात करें तो इंटरनल चॉइस आपको दी जाएगी, यानी आपका कोई स्पेसिफिकली आपको ये नहीं कहा जाएगा कि आपके 11 क्वेश्चन आपके टोटल हैं उसमें से आपने 7 करने हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा, किसी भी क्वेश्चन के बीच में वो और करके कोई दूसरा पार्ट दे देगा, तो उन दोनों में से आपको कोई एक को चूज़ करके आंसर को अटैम्प्ट करना होगा। तो ये है हमारा एग्ज़ाम पैटर्न। इसको आप अच्छे से समझ लेना बेटा एग्ज़ाम पैटर्न को, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना रहे। नोट डाउन करना चाहें तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया है। आपको PDF भी मैं दे दूंगा इस चीज़ की, आपको एक फ़ोटो क्लिक करके मिल जाएगी, आप वीडियो में दोबारा रिपीट करके नोट डाउन भी कर सकते हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं, हमने जो लास्ट अपना टॉपिक छोड़ा था, हमने जो लास्ट टॉपिक हम जो डिस्कस कर रहे थे वो हम डिस्कस कर रहे थे CSS के एलिमेंट एंड इट्स प्रॉपर्टी। CSS के एलिमेंट और उसकी प्रॉपर्टी को हम डिस्कस कर रहे थे। इसके अंदर सबसे पहले जो हमारी प्रॉपर्टी किससे रिलेटेड थी, आपकी कलर्स एंड बैकग्राउंड से रिलेटेड थी। कलर्स एंड बैकग्राउंड। तो अगर हम पुराना HTML पार्ट पे जाएं जो हमने ऑलरेडी HTML1 और HTML2 में किया है, तो उस HTML के अंदर अगर हम बात करें तो हम दोनों ही प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, आपकी कलर की भी और बैकग्राउंड की भी। ठीक, कलर का यहाँ पे स्पेसिफिक मतलब होता था कि आप किसी भी टैग को, किसी भी टेक्स्ट को स्पेसिफिक कलर दे सकते हैं जो कलर आपको पसंद हो। बैकग्राउंड का मतलब क्या था, बैकग्राउंड में आप कलर दे सकते हैं या फिर बैकग्राउंड में आप इमेज दे सकते हैं, दोनों ऑप्शन आपको दिए गए थे। ये जो बैकग्राउंड होगी ये किस चीज़ की बैकग्राउंड होगी, आपकी वेबसाइट की बैकग्राउंड। अब वेबसाइट की बैकग्राउंड जैसे आपका ये ब्लैक बोर्ड आपको ग्रीन बोर्ड दिखाई दे रहा है, इसकी जो अभी बैकग्राउंड की हम बात करें तो ग्रीन है, इसको अगर मैं चेंज कर दूं तो ये पूरा आपका बैकग्राउंड इसकी चेंज हो जाएगी और उसके ऊपर जो मैं टेक्स्ट लिखूंगा वो आपको दिखाई देगा। तो दोनों चीज़ें आपकी HTML में हम करके देख चुके हैं, लेकिन CSS का जब पार्ट आता है, CSS के अंदर इस चीज़ की कोडिंग आती है तो उसको डिफरेंट तरीके से लिखा जाता है, लिखने का तरीका थोड़ा अलग होता है, उसी को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं हम कलर पार्ट को, कि आपका कलर वाला जो एट्रीब्यूट है या कलर वाली प्रॉपर्टी है CSS के अंदर वो कैसे काम करेगी। तो कलर वाली जो प्रॉपर्टी है, अगर आपको याद हो तो कलर वाली प्रॉपर्टी को हम लिखने के लिए जो आपका नॉर्मल था, जैसे HTML में हम लिखते थे फॉन्ट साइज = 2 स्पेस कलर = रेड।
इसी तरीके से हम लिखते थे और इसके आगे क्या लिख देते थे, टेक्स्ट लिख देते थे और फ़ॉन्ट को क्लोज कर देते थे। यही हमारा तरीका था HTML1 के अंदर लिखने का। अब बात करते हैं हम CSS के अंदर इसी चीज़ को कैसे लिखेंगे। तो CSS के अंदर लिखने के लिए हमें पता है हम किस टाइप से लिखते हैं। सबसे पहले हम सिलेक्टर को लेते हैं। सिलेक्टर हमने सपोज लिया है H1, ठीक। H1 सिलेक्टर लेने के बाद H1 सिलेक्टर को लेने के बाद हमने फिर आपका कलर प्रॉपर्टी को मेंशन करना है। तो कलर प्रॉपर्टी को मेंशन करना है तो मैं क्या लिखूंगा, कलर। यहाँ पे भी इसका नाम सेम है जो कि आपके HTML1 के अंदर था, वही नाम आपका यहाँ पे भी यूज़ होगा। कलर लिखा आपने, फ़र्क सिर्फ इतना कि हम यहाँ पे कॉलन लगाते हैं और वैल्यू को लिख देते हैं। यानी अब आपकी H1 की जो कलर है वो क्या हो जाएगा, आपका रेड हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी आपकी मोस्टली सेम है, जैसे कि हम सेम इसी नाम से लिखते थे आपके HTML के अंदर भी, CSS के अंदर भी हम इसी नाम से लिखेंगे। इसके बाद जो आती है आपकी बैकग्राउंड प्रॉपर्टी। बैकग्राउंड प्रॉपर्टी में हम दो चीज़ें पढ़ेंगे, एक तो बैकग्राउंड कलर और दूसरा बैकग्राउंड इमेज। दो प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे इसके अंदर। पहली पढ़ेंगे हम बैकग्राउंड कलर और दूसरी हम पढ़ेंगे बैकग्राउंड इमेज। ये दो प्रॉपर्टी हमने इसके अंदर पढ़नी है। तो ये दोनों प्रॉपर्टी कैसे काम करेंगी वो हम डिस्कस करते हैं अभी। कलर वाले में आई थिंक आपको डाउट नहीं होना चाहिए, कलर वाला हमारा सेम है। जैसे मैंने आपको ये कोड HTML का लिख के दिखाया उसी तरीके से आपका CSS में भी काम कर रहा है। सिर्फ रिप्रेजेंटेशन का आपका जो तरीका है वो चेंज हो गया है और इसमें कोई भी आपका ऐसा चेंज नहीं है। देखिए, बात करते हैं हम बैकग्राउंड कलर की। सबसे पहले बैकग्राउंड कलर अगर आपको याद हो तो बैकग्राउंड कलर जो हम HTML में लिखते थे, हम HTML में कैसे लिखते थे बैकग्राउंड कलर को, और किसके साथ लिखते थे, हमारा एक टैग था बॉडी टैग, ठीक। बॉडी टैग की प्रॉपर्टी के साथ हम बैकग्राउंड कलर को मेंशन करते थे और मेंशन करने के लिए वहाँ पे हम BG कलर के नाम से उसको लिखते थे और उसकी वैल्यू को डिनोट करते थे। ये हमारा तरीका था HTML1 के अंदर। लेकिन CSS के अंदर हमारे क्या चेंजेस आए, देखिए CSS में दो चीज़ें हैं आपकी जो कि आपके HTML1 या HTML2 जो हम नॉर्मल यूज़ करते थे उसके अंदर नहीं थी। बैकग्राउंड जो कलर है, बैकग्राउंड कलर यहाँ पे CSS के अंदर बॉडी के साथ भी और दूसरे एलिमेंट के साथ भी यूज़ कर सकते हैं जैसे H1, लेकिन HTML1 के अंदर हमारी ये वाली प्रॉपर्टी नहीं थी। तो देखिए, बॉडी के साथ हम कैसे यूज़ करेंगे, किस टाइप से हम CSS की कोडिंग लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं हम बॉडी को लिखने के बाद कर्ली ब्रेसेस हमारी स्टार्ट हो जाती है। अब हमें क्या देना है, बैकग्राउंड कलर। यहाँ पे जो आपका नाम आएगा वो HTML से थोड़ा डिफरेंट होगा। HTML में देखो हमने BG कलर लिखा, लेकिन यहाँ पे हम पहले बैकग्राउंड लिखते हैं हाइफन कलर देन उसकी प्रॉपर्टी। इस तरीके से आपका लिखा जाता है। तो जो चेंज देखने को मिला आपको वो प्रॉपर्टी के नाम में आपको चेंज देखने को मिला है। वहाँ पे हमारा BG कलर था, यहाँ पे हमने कंप्लीट उसको लिखा है बैकग्राउंड कलर। इसी तरीके से इसी प्रॉपर्टी को आप H1 या H2 H3 H5 H6 किसी के साथ भी लगा सकते हैं। बैकग्राउंड कलर और मैंने लिख दिया इसकी वैल्यू को रेड। यहाँ पे भी लिखने का तरीका वही रहेगा जो हमने अभी ऊपर बॉडी वाले के साथ पढ़ा। लेकिन अब बात आती है कि सर बॉडी और H1 की बैकग्राउंड में डिफरेंस आपका कैसे देखने को मिलेगा, कैसे डिफरेंट होंगे एक दूसरे से और क्या फ़ायदा होगा हमें इसका। तो देखिए, आपको एक छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूँ कि सपोज करें ये आपका कोई वेब पेज है, ठीक। इसकी बैकग्राउंड हमने क्या दी है, ब्लू बैकग्राउंड आपकी आ जाएगी। ब्लू बैकग्राउंड हमने लगा दी, ब्लू कलर आपका बैक साइड में आ रहा है। इसी वेब पेज पे हमने एक प्रॉपर्टी को लिखा, H1 को यूज़ किया हमने, H1 टैग को यूज़ किया। H1 टैग को यूज़ सपोज मैंने हेडिंग नाम से यूज़ किया है, हेडिंग। तो हेडिंग जब मैं लिखूँगा तो हेडिंग लिखने के लिए आपको पता है कि आपका ये कुछ स्क्वायर एरिया आपका कवर करता है, ठीक, क्योंकि हमारा जो रेजोल्यूशन है कंप्यूटर सिस्टम का वो पिक्सल के फॉर्म में होता है, तो आपका स्क्वायर एरिया को उसने कवर किया।
अब जब मैंने H1 के साथ बैकग्राउंड कलर रेड दिया है तो जितना एरिया मेरा ये रेक्टेंगुलर बॉक्स हेडिंग का कवर कर रहा है उतने एरिया में कलर कैसा आपको दिखाई देगा, बैक साइड में इसकी रेड कलर दिखाई देगा। लेकिन बाकी वाला ये वाला जो कलर होगा ये आपका ब्लू होगा, लेकिन अंदर जो कलर होगा बैकग्राउंड का वो कैसा होगा, रेड होगा। तो हम इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये हमारी हेडिंग थी जिसका कलर हमने रेड दिया था और बैकग्राउंड का कलर हमने ब्लू दिया था। तो इजीली आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मेजर जो काम है इसका H1 के साथ यूज़ करने का मेजर काम यही है कि आप डेकोरेट कर सकते हो अपनी वेबसाइट को और कलर्स के साथ, और कलर कम्बिनेशन आप बना सकते हो, तो इसलिए इसको यूज़ करने का आपका तरीका दिया है, अदरवाइज इसका ऐसा कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं था। तो ये थे हमारे बैकग्राउंड प्रॉपर्टी या बैकग्राउंड प्रॉपर्टी के अंदर बैकग्राउंड की कलर प्रॉपर्टी। अब हम बात करेंगे बैकग्राउंड के अंदर ही आपकी इमेज प्रॉपर्टी की। इमेज प्रॉपर्टी आपकी कैसे यूज़ होगी उसकी बात करते हैं। तो देखिए, बैकग्राउंड कलर की बात होगी, अब हम बात कर रहे हैं बैकग्राउंड इमेज की। तो बैकग्राउंड इमेज के लिए अगर आपको याद हो तो हम बैकग्राउंड इमेज भी किसके साथ लगाते थे HTML में, बॉडी के साथ। हम कैसे लिखते थे, बॉडी बैकग्राउंड इक्वल टू, और यहाँ पे जो हमारी फाइल होती थी JPG उसका हम नाम लिख देते थे। ठीक, यहाँ हमने क्या लिखा, केवल बैकग्राउंड लिखा और इजिकल टू abc.jpg। लेकिन CSS के अंदर हम क्या कर सकते हैं, CSS के अंदर क्या चेंज आएगा आपका इसी कोड को लिखने के लिए। तो हमने लिखा बॉडी, और यहाँ पे जो हमने बैकग्राउंड लिखा था केवल, हम बैकग्राउंड के साथ हाइफन लगा के इमेज, यानी आपका कंप्लीट नाम वहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद आपका सेमीकोलन। इसके बाद हमारा एक चीज़ और चेंज हो जाती है, जो वैल्यू हम लिखेंगे उसको हम लिखेंगे URL। ठीक, आपका जो बैकग्राउंड इमेज लगने वाली है उसका हमें पाथ देना है, तो इसमें पाथ देने के लिए आपका तरीका है URL लिखें आप। URL लिखने के बाद उसके बाद आप क्या करें, आप ब्रैकेट्स लगाएं। ब्रैकेट लगाने के बाद अंदर जो है आप डबल कोट्स के अंदर कोई भी इमेज जो आप लेना चाहते हैं उसका आपने क्या देना है, पाथ देना है। तो ये आपका तरीका रहेगा आपके CSS के अंदर आपकी इमेज फाइल को क्या करने का, आपका लगाने का। ठीक, CSS के अंदर आपकी इमेज फाइल कैसे लगेगी वो तरीका आपका CSS के अंदर इस तरीके से आप इसको मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे हमने केवल बैकग्राउंड लिखा, लेकिन यहाँ पे CSS के अंदर अगर हम बात करें तो आपका वो किस में कन्वर्ट हो गया, बैकग्राउंड इमेजेस के अंदर आपका कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आपका डिफरेंस था, ये आपका HTML कोड है और ये आपका CSS कोड है। तो यही हमारी जो कलर और बैकग्राउंड वाली प्रॉपर्टी थी उसमें हमने यही पढ़ा। अब लास्ट में एक चीज़ और आपकी आती है बैकग्राउंड नाम से, वो क्या है, क्यों काम करती है, क्या हमें उसका फ़ायदा होगा, वो चीज़ देखते हैं। देखिए, अब इसने कहा कि अगर आप सारी प्रॉपर्टी कलर की और इन सब की लगाना चाहते हैं, कलर की बैकग्राउंड की आप लगाना चाहते हैं एक साथ सारी प्रॉपर्टीज़ को, एक प्रॉपर्टी अपनी और इसमें रह गई है जो है आपकी बैकग्राउंड रिपीट। बैकग्राउंड रिपीट क्या प्रॉपर्टी, देखिए हमने HTML1 के अंदर जब हमने इमेज वाला टैग पढ़ा था तो इमेज वाले टैग के अंदर हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि अगर आपकी इमेज का साइज़ छोटा है, इमेज का साइज़ छोटा है तो आपका ब्राउज़र क्या करता था, उस इमेज को रिपीट करना स्टार्ट कर देता था। तो रिपीट कोई भी अगर आपकी इमेज होती है वो या तो वर्टिकली होगी या हॉरिजॉन्टली होगी। दो ही तरीके से आपकी इमेज रिपीट हो सकती है, वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली। तो उस केस में हमारे पास जो था कंट्रोल नहीं था आपकी इमेज को क्या हम रिपीट कराना चाहते हैं या नहीं, वो वाला कंट्रोल हमारे पास नहीं था। कंट्रोल नहीं था तो हम उसको आप एडजस्ट भी नहीं कर सकते थे इमेज को कि वो रिपीट हो या नहीं हो। लेकिन CSS ने हमें वो कंट्रोलिंग प्रोवाइड की, किसकी हेल्प से, आपके बैकग्राउंड रिपीट वाली जो प्रॉपर्टी आई आपकी पिक्चर के अंदर, उसने यही बताया कि बैकग्राउंड रिपीट जो है आपको हेल्प करती है कि आपने इमेज को रिपीट कराना है या नहीं कराना है। ठीक, तो लिखने का तरीका हमारा क्या था, और ये हमेशा एक चीज़ याद रखिए, ये हमेशा बैकग्राउंड के साथ ही लगेगा। बैकग्राउंड इमेज अगर आपने लगाई होगी तो ही आपकी ये वाली प्रॉपर्टी काम करेगी। अगर सपोज करें आपने बैकग्राउंड इमेज लगाई ही नहीं
और आपने इस वाली प्रॉपर्टी को डिफाइन कर दिया बैकग्राउंड रिपीट, तो रिपीट क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आपने इमेज तो लगा ही नहीं। तो आप ये ज़रूर याद रखें कि बैकग्राउंड इमेज जब आप लगाएंगे तभी ये वाली प्रॉपर्टी को आपने यूज़ करना है। तो इसका अगर हम कोड लिखें बॉडी के साथ ही आपका लगेगा, तो आधा कोड आपका वही उतना ही बैकग्राउंड इमेज के साथ जो हमने पहले लिखा था वही उसी तरीके से हमने लिखना है। बैकग्राउंड इमेज कॉलन URL आपने लिखा, abc.jpg आपने लिखा, ठीक। इसके बाद अब मुझे लिखना है बैकग्राउंड रिपीट। बैकग्राउंड रिपीट की आपकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी होंगी? देखिए, पहली होगी रिपीट x, दूसरी होगी रिपीट y, तीसरी होगी रिपीट और चौथी होगी नो रिपीट। पहले इनकी वैल्यूज को समझ लेते हैं, ये वैल्यू क्या कहना चाह रही है। देखिए, रिपीट x मतलब आपकी जो इमेज है वो x एक्सिस पर क्या हो? रिपीट हो, यानी वो जो आपका रिपीटिशन था उसको हमने कंट्रोल कर दिया कि x एक्सिस पे रिपीट हो या y एक्सिस पे रिपीट हो। तो x एक्सिस पे रिपीट हो तो रिपीट x वैल्यू होगी, y एक्सिस पे रिपीट करानी है तो रिपीट y वैल्यू होगी। अगर हमें दोनों एक्सिस पे रिपीट करानी है x प्लस y, दोनों पे अपने आप एडजस्ट करें ब्राउज़र, तो हम रिपीट उसके अंदर वैल्यू को डालते हैं। लास्ट जो प्रॉपर्टी अगर हमें रिपीट कराना ही नहीं है तो उसके लिए हमारी वैल्यू क्या थी? नो रिपीट। तो इसमें से जो भी हमने प्रॉपर्टी यूज़ करनी है उसको हम किस तरीके से लिख लेंगे? आपका बैकग्राउंड हाइफन रिपीट, और सपोज मैं वैल्यू दे देता हूँ नो रिपीट, क्या ना हो? आपकी वो वैल्यू रिपीट ना हो, तो यानी आपकी जो इमेज है वो रिपीट नहीं होगी आपने, क्योंकि इसकी वैल्यू को क्या दिया है? नो रिपीट। तो जो साइज़ आएगा आपका उसी साइज़ में आपकी जो है इमेज वो रहेगी, कोई भी वैल्यू जो है आपकी वो रिपीट नहीं होगी। तो रिपीट x, रिपीट y, रिपीट एंड नो रिपीट, आपकी ये सारी वैल्यू आपकी इमेज के रिपीटिशन के लिए यूज़ होंगी। तो इनको आप एक बार बुक में ज़रूर चेक कर लें। इसके बाद जो आता है अपना जो लास्ट प्रॉपर्टी है अपनी इसकी, वो क्या कहती है? देखिए, लास्ट प्रॉपर्टी में इसने कहा कि सर आपने अगर सपोज करें ये 2, 3, 4 जितनी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हैं, ये सारी की सारी प्रॉपर्टी अगर आपने पढ़नी हो, यानी आपने सारी की सारी प्रॉपर्टी को यूज़ करना हो, तो हम कैसे करेंगे? क्योंकि हमारा कोड तो क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। कोड बड़ा हो जाएगा तो फिर हम कैसे मतलब वैल्यू को यूज़ करेंगे? क्योंकि हमारा पर्पज़ क्या था? आपकी जो कोडिंग है उसको शॉर्ट में लिखना CSS के अंदर। तो उसने हमें एक प्रॉपर्टी दी बैकग्राउंड नाम से, और उसने बोला हमें कि सर अगर आप तीनों प्रॉपर्टी यूज़ करना चाहते हैं, कौन कौन सी? कलर वाली, बैकग्राउंड इमेज वाली और रिपीट वाली। अरे तीनों ही प्रॉपर्टी आप एक साथ यूज़ करना चाहते हैं तो उसका हम आपको एक शॉर्टकट दे देते हैं। बोले जी शॉर्टकट क्या देंगे आप? बोले जी शॉर्टकट हम ऐसा देंगे कि आप इनको इस तरीके से लिख लें। बॉडी लिखें, हम क्या करते थे? बैकग्राउंड कलर के लिए बैकग्राउंड हाइफन कलर लिखते थे, बैकग्राउंड इमेज के लिए बैकग्राउंड हाइफन इमेज लिखते थे, रिपीट के लिए बैकग्राउंड हाइफन रिपीट लिखते थे। इसने कहा कि सर आपने इतना लिखने की जरूरत नहीं, आप केवल एक बार क्या लिखें? बैकग्राउंड लिखें, बैकग्राउंड लिखें, कॉलन लगाएं। अब आप वैल्यू देते चले जाइए। बोले सर किस चीज़ की वैल्यू दें? कह रहे हैं जी सबसे पहले वैल्यू आएगी आपकी कलर की, ठीक। तो सबसे पहले कलर की वैल्यू दे ले, उसके बाद आपकी वैल्यू आएगी बैकग्राउंड इमेज की, फिर आपकी वैल्यू आएगी रिपीट की। कह रहा है आपका ये सीक्वेंस जो है वो सेम रहना चाहिए। अगर ये सीक्वेंस आपका सेम नहीं रहेगा तो आपकी गड़बड़ हो सकती है। तो यानी सबसे पहले हमें वैल्यू किसकी देनी है? आपके कलर की। तो कलर की अगर मैं वैल्यू दे दूँ रेड, कह रहे हैं जी कलर की वैल्यू हमने दे दी। अब कह रहे हैं जी अब आप स्पेस छोड़ें और बैकग्राउंड इमेज की जो वैल्यू हमने URL करके लिखी थी उसको लिखें। स्पेस मैंने छोड़ा, URL लिखा, डबल इन्वर्टेड कॉमा abc.jpg और इसको क्लोज कर दिया। अब हमारी लास्ट वैल्यू बच गई रिपीट की। तो रिपीट के लिए भी वही आपका कंसेप्ट चलेगा। स्पेस देंगे आप,
अगर मैं रिपीट करना चाहता हूँ एक्स और वाई एक्सिस पे, तो मैंने वैल्यू को क्या दे दिया, रिपीट, और ये हमारी यहाँ पे आपका क्लोज हो जाता है। ठीक, तो इसका मतलब आपकी बैकग्राउंड की जो तीनों प्रॉपर्टी थी वो आपकी सिंगल लाइन कोड के अंदर आपकी देखने को मिलेंगी। तो ये हमारा पॉसिबल किसने किया, आपके बैकग्राउंड वाली जो प्रॉपर्टी थी उसने हमें ये फैसिलिटी दी कि आप इजीली बैकग्राउंड को एक ही लाइन में तीनों प्रॉपर्टी के साथ क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो ये थे हमारे कलर एंड बैकग्राउंड प्रॉपर्टी के जितने भी एलिमेंट थे और उनकी प्रॉपर्टीज़। अब जो हम आगे पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे फ़ॉन्ट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़, कि जो फ़ॉन्ट हैं उनके कलर वगैरह को आप कैसे चेंज करेंगे और क्या क्या प्रॉपर्टी हमें पढ़नी है फ़ॉन्ट वाले आपके फ़ॉन्ट प्रॉपर्टीज़। देखिए फ़ॉन्ट के लिए अगर आप याद हो आपको, तो हम HTML में फ़ॉन्ट के लिए कलर प्रॉपर्टी यूज़ करते थे। ठीक, आपका साइज़ प्रॉपर्टी को यूज़ करते थे। तो इसके अंदर हम क्या क्या प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, देखिए। तो इसके अंदर जो हमारी प्रॉपर्टी यूज़ होंगी वो फ़ॉन्ट फैमिली, कलर वाली प्रॉपर्टी हमें स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है यहाँ, क्योंकि हमने कलर एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ले ही ली थी, कलर बैकग्राउंड में पढ़ ली, तो यहाँ पे कलर की प्रॉपर्टी नहीं आएगी। कलर को आप किसी के साथ भी लगाएंगे HTML आपके सिलेक्टर के साथ, वो उसके साथ काम करना शुरू कर देगा। इसके बाद फ़ॉन्ट वेरिएंट, फ़ॉन्ट वेट, ठीक, फ़ॉन्ट साइज, और आपका एक रहता है फ़ॉन्ट आपका स्टाइल। ये सारी प्रॉपर्टी हमने किसकी पढ़नी है, आपकी फ़ॉन्ट की पढ़नी है। तो फ़ॉन्ट की ये प्रॉपर्टी कैसे काम करती है, क्या वैल्यू रहेगी, कैसे हम इनको स्पेसिफाई करेंगे, वो चीज़ हम देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं फ़ॉन्ट फैमिली की, कि फ़ॉन्ट फैमिली के अंदर आप कैसे चीज़ों को मेंशन कर सकते हैं। देखिए तो फ़ॉन्ट फैमिली आपको बताइए फ़ॉन्ट की टाइप, या अगर हम बात करें HTML 1 और 2 की, तो उसके अंदर हम फ़ॉन्ट फेस के रूप में इसकी वैल्यू को डिफाइन करते हैं कि एरियल आई टाइम्स न्यू रोमन हमें देना है या कॉमिक सेंस देना है, उस तरीके से हम इसको क्या करते थे, यूज़ करते थे। अब यहाँ पे जो है वो यहाँ पे आपकी कैसे यूज़ होंगी उस चीज़ को हम एक बार चेक करते हैं। तो देखिए आपकी बुक अगर आपके पास है, तो बुक में अगर आप देखेंगे तो दो चीज़ें आप देखें उसके अंदर कह रहा था, प्रॉपर्टी फॉन्ट फैमिली इज यूज टू डिफाइन अ लिस्ट ऑफ फॉन्ट दैट शुड बी प्रायोरिटाइज टू बी यूज टू डिस्प्ले गिवन एलिमेंट और वेब पेज। तो हमारा क्या बताता है, फॉन्ट फैमिली बताता है कि लिस्ट ऑफ फॉन्ट हमें प्रोवाइड कर देगा, उन लिस्ट ऑफ फॉन्ट्स को यूज़ करके हम अलग अलग टाइप से अपने फॉन्ट को उसके अंदर लिख सकते हैं। और जो टाइप है आपके, दो टाइप के आपके जो है फॉन्ट होते हैं, एक फैमिली नेम और एक आप होता है जेनरिक फैमिली। तो जेनरिक फैमिली और फैमिली नेम, उसके अंदर आपके क्या आपके अलग अलग चीज़ें हैं वो देखते हैं। देखिए फैमिली नेम और जेनरिक फैमिली, फैमिली नेम और जेनरिक फैमिली में आपका क्या डिफरेंस है। फैमिली नेम का आपका क्या मतलब होता है कि फैमिली नेम आपके क्या होंगे, जैसे कि आपका कोई भी एरियल फॉन्ट है, ठीक है, कॉमिक सेंस फॉन्ट है, वो हमारे किस में आएंगे, फैमिली नेम। हमने डायरेक्टली क्या बता दिया, उसका फैमिली का नाम, किस फॉन्ट की फैमिली से वो बिलोंग करता है। तो इसके अंदर अगर हम बात करें तो एरियल, ठीक, कॉमिक सेंस, MS, ये आपके क्या है, डायरेक्ट फैमिली नेम है। अब जो बात आई जेनरिक फैमिली, जेनरिक फैमिली आपकी क्या होती है। देखिए जेनरिक फैमिली आपका ग्रुप ऑफ फैमिली नेम है जो कि आपके क्या होते हैं, अनइन्फॉर्म्ड अपीयरेंस, जिनकी अपीयरेंस जो है अनइन्फॉर्म्ड होती है, यानी एक समान नहीं होती। तो यानी आपके
जो फैमिली नेम्स हैं वो किस में इंक्लूड हो जाएंगे, जेनेरिक फैमिली में। ऐसे वाले फैमिली नेम जिनकी प्रॉपर्टी जो है, जिनके पेरेंट्स जो है वो अनइन्फॉर्म्ड आपकी होती है। अगर हम बात करें तो सेंस सेरिफ जो है वो आपकी फॉन्ट फैमिली है, जिसके अंदर आपकी जो है फीट नाम का एक आपका फीचर आपको देखना होगा। फीट जो है वो नहीं होते। फीट ना होने का मतलब क्या है, देखिए सबसे पहले तो हम इसी को देख लेते हैं कि क्या है ग्रुप ऑफ फैमिली नेम। फैमिली नेम उन फैमिली नेम्स का ग्रुप विच आर अनआइडेंटिकल। ठीक, सेंस सेरिफ इसने फॉन्ट बताया हमारे को, और अगर आपकी बुक में देखेंगे तो आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। कह रहा है जो सेंस सेरिफ है वो विदाउट फीट होता है। अब विदाउट फीट और फीट में क्या डिफरेंस है देखते हैं। विदाउट फीट, फीट का मतलब यहाँ किससे है, देखिए अगर हम लिखते हैं ए, ठीक, ए को अगर हम लिखते हैं और इस तरीके से आपका लिखा जाए तो इसमें अगर आप ध्यान देंगे तो नीचे की तरफ आपके इसके फीट या पैर दिखाई दे रहे हैं। ठीक, इसी तरीके से हम एक बार और ए लिखें, लेकिन उसके नीचे इन फीट्स को अगर हम नहीं लगाते, फीट्स यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो नहीं है, और यहाँ पे देखेंगे तो आपके फीट्स लगे हुए हैं। तो नो विदाउट फीट का मतलब होता है यानी ऐसे फैमिली फॉन्ट आपके जिनके अंदर फीट यानी जिनकी अपीयरेंस इस तरीके की होती है, जिसके अंदर नीचे जो है वो फीट नहीं दिए जाते। तो अगर आपकी बुक में अगर आप देखेंगे तो एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। उस एग्जाम्पल फिगर 5.7 अगर आप देखेंगे तो उसमें टाइम्स न्यू रोमन या जॉर्जिया या इस टाइप की जो फॉन्ट फैमिली हैं उनका जो अपीयरेंस है उसके अंदर आपको इस तरीके का जो है नहीं, बल्कि इस तरीके का आपको दिखाई देता है, यानी फॉन्ट के अंदर फीट आपको दिखाई देंगे, यानी नीचे उसके पैर आपको दिखाई देते हैं। तो ये आपके क्या कहलाते हैं, इनको कंप्लीट को हम क्या बोलते हैं, जेनेरिक फैमिली, यानी ऐसी फैमिली फॉन्ट जो अनइन्फॉर्म्ड या अनआइडेंटिकल जो है आपकी अपीयरेंस को बताती हैं, जो कि विदाउट फीट वाले जितने भी फॉन्ट हैं आपके, विदाउट फीट वाले जितने भी फॉन्ट हैं उन फॉन्ट की फैमिली को हम क्या बोलते हैं, जेनेरिक फैमिली बोलते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि जो फॉन्ट हैं आपके जिनके अंदर विदाउट फीट हैं वो सारी हमारी किस में जाएंगी, जेनेरिक फैमिलीज़ के अंदर जाएंगी। चलो ये तो हमारा था कि दो ग्रुप में इसको डिवाइड किया गया, उसमें दोनों में क्या डिफरेंस है वो हमने देख लिया। अब बात आती है इसको लिखने का तरीका क्या है। तो लिखने का क्या तरीका है, फ़ॉन्ट फैमिली को अगर हमने डिफ़ाइन करना है तो फ़ॉन्ट फैमिली को हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। देखिए सपोज़ हमने H1 एक हेडिंग थी, उसकी फ़ॉन्ट फैमिली को डिफ़ाइन करना है, उसका फ़ॉन्ट का टाइप हमें डिफ़ाइन करना है। तो वहाँ पे हम फ़ॉन्ट फेस नहीं लिखेंगे, ठीक, हम क्या लिखेंगे, फ़ॉन्ट फैमिली। इसकी हमने प्रॉपर्टी देनी है फ़ॉन्ट फैमिली। फ़ॉन्ट फैमिली हमने लिखा सिंपल, कॉलम को यूज़ किया और वैल्यू को डिफाइन कर दिया। इस तरीके से हमने इसको डिफाइन कर दिया। तो फ़ॉन्ट फैमिली की वैल्यू हमारी एरियल, यानी हमारा जो H1 हेडिंग है उसकी फ़ॉन्ट फैमिली किस टाइप की होगी, आपकी एरियल टाइप की आपको दिखाई देगी। ठीक, अब बात आती है कि अगर हमें कैसे पता लगेगा कि आपका जो यूज़र है उसके सिस्टम के अंदर ये पर्टिकुलर फ़ॉन्ट है या नहीं है। प्रॉब्लम तो कब क्रिएट होगी, जब हमें यही नहीं पता होगा उसके सिस्टम में ये वाला पर्टिकुलर फ़ॉन्ट है या नहीं है। तो अगर आपको याद हो, हमने HTML1 और HTML2 में आपकी फ़ॉन्ट फैमिली को डिफ़ाइन करते समय हमने एक बार 3 वैल्यू दी थी। फ़ॉन्ट फैमिली की जो वैल्यू थी, फ़ॉन्ट फेस की जो वैल्यू थी, हमने 3 टाइप की वैल्यू दी थी, और हमने ये कहा था कि सर हम पहली प्रेफरेंस उस फैमिली को देंगे जो हमें चाहिए, उसी फ़ॉन्ट को देंगे जो हमें चाहिए, फिर हम सेकंड वैल्यू देते हैं, फिर हम थर्ड देते हैं। कि बाय चांस अगर फर्स्ट वाला जो आपका फ़ॉन्ट टाइप है वो नहीं मिलता कंप्यूटर सिस्टम में ब्राउज़र को, तो वो सेकंड वाले पे जाएगा, सेकंड ऑप्शन पे जाएगा, सेकंड वाला भी नहीं मिलता तो थर्ड ऑप्शन पे जाएगा, और थर्ड वाला भी नहीं मिलता तो उस केस में आपका जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा आता है, जो भी प्रेजेंट होगा आपके कंप्यूटर सिस्टम में, वो वाला फ़ॉन्ट आपका यूज़ कर लिया जाएगा। तो अगर हम इसमें बात करें तो इसमें हम कैसे वो चीज़ डिफ़ाइन करेंगे। तो देखिए इसमें डिफ़ाइन करने का आसान सा तरीका है, अगली 2 वैल्यू और अगर आपने देनी है तो हम क्या करेंगे, केवल कोमा लगाएंगे, कोमा से सेपरेट कर देंगे वैल्यूज़ को। कोमा लगाया हमने, अगली वैल्यू हमने क्या लिखी, सपोज़ मैं अगला जो चाहता हूँ, मेरी अगली प्रेफरेंस है कॉमिक सेंस MS है,
एक वैल्यू और देना चाहता हूँ मैं, फिर मैंने कॉमा लगाया। अगली मेरी प्रेफरेंस क्या है, टाइम्स न्यू रोमन। ठीक, टाइम्स न्यू रोमन है, 3 ही वैल्यू मैं देना चाहता था। तो फर्स्ट प्रेफरेंस मेरी ये है, सेकंड ये है और थर्ड मेरी प्रेफरेंस ये है। यानी अगर मुझे फर्स्ट प्रेफरेंस पे ये मिल जाता है तो क्या करेगा, इनको स्किप कर देगा। अगर ये नहीं मिलता है तो मेरा सेकंड प्रेफरेंस पे जाएगा। सेकंड प्रेफरेंस पे मिल जाता है तो फर्स्ट मिला नहीं, और अगर ये है भी तो इसको क्या कर देगा, स्किप कर देगा। अगर ये नहीं मिलता तो थर्ड प्रेफरेंस पे जाएगा, और थर्ड पे भी अगर नहीं मिलता तो फिर क्या करेगा, ये आपका जो बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट आ रहा होगा उस फ़ॉन्ट को क्या करेगा, आपके कंप्यूटर सिस्टम में लगा देगा, या आपका जो ब्राउज़र है वो उसके अकॉर्डिंग उसको आपका लगा देगा। एक चीज़ याद रखना, जब फ़ॉन्ट फैमिली को आप डिफ़ाइन करें तो उसकी वैल्यू अगर आपकी एक वर्ड से ज़्यादा है, एक वर्ड से ज़्यादा है तो उसको आप डबल कोट्स में लिखने की आदत डालें। ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया था कि अगर आप सिंगल में डालेंगे तो वो उसको सेपरेट ले लेगा, ऐसे इस तरीके से। तो आप इसको डबल कोट्स में ज़रूर लिखें अगर आपको लग रहा है कि आपकी फ़ॉन्ट फैमिली की जो वैल्यू है वो एक वर्ड से ज़्यादा है, यानी 2 वर्ड की है या 3 वर्ड की। जैसे हम इसमें बात करें तो 3 वर्ड हैं और उसमें भी 3 वर्ड हैं, तो उस केस में आप क्या करें, वैल्यू को डबल कोट्स के अंदर मेंशन करें, कोमा लगा के वैल्यू को सेपरेट आप कर सकते हैं। तो ये तो था हमारा फ़ॉन्ट फैमिली की। आप फ़ॉन्ट फैमिली को कैसे हम H1 हेडिंग के अंदर हमने अलग अलग फ़ॉन्ट फैमिली को लगाया है। ठीक, तो आपका तरीका वही रहेगा प्रेफरेंस देने का, वो हमने पहले भी पढ़ा था, वही तरीका आपका सेम है। इसके बाद आता है आपका फ़ॉन्ट का स्टाइल। फ़ॉन्ट का स्टाइल कैसा होगा, देखिए फ़ॉन्ट का स्टाइल अगर आपको याद हो तो हम एक इटैलिक वाला टैग यूज़ करते थे, आई। ठीक है, फ़ॉन्ट स्टाइल को हम पढ़ते हैं। हम फ़ॉन्ट फैमिली हमारा कंप्लीट हो गया, फ़ॉन्ट स्टाइल के ऊपर आते हैं। फ़ॉन्ट स्टाइल क्या कहना चाहता है, तो फ़ॉन्ट स्टाइल में हम क्या कहते हैं, देखिए फ़ॉन्ट स्टाइल बताता है कि आपका जो टेक्स्ट है वो किस तरीके से लिखा जाएगा। जैसे हमने एक यूज़ किया था इटैलिक आई, उसके अंदर हमारे जो वर्ड्स थे वो कैसे आते थे, आपके इस तरीके से आपके इटैलिक स्लोप्ड वे में आपके दिखाई देते हैं। ठीक, इस तरीके से आपको इटैलिक में दिखाई देते हैं। तो वो हमारी क्या थी, वो फ़ॉन्ट फैमिली नहीं है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा फ़ॉन्ट फैमिली और फ़ॉन्ट स्टाइल में। फ़ॉन्ट स्टाइल की आपकी अपीयरेंस कैसी होगी, फ़ॉन्ट फैमिली हमें बताती है किस फैमिली का या किस फ़ॉन्ट टाइप का ये दिखा रहा है, किस फ़ॉन्ट टाइप में हमने इसको डिफ़ाइन किया है। तो इटैलिक यानी हमने स्टाइल को डिफ़ाइन किया है, स्टाइल को डिफ़ाइन किया तो हमारे वहाँ पे स्टाइल टैग का आपका यूज़ होगा। स्टाइल को टैग को यूज़ करते समय हम 3 वैल्यू का मोस्टली यूज़ करते हैं। पहली वैल्यू हमारी नॉर्मल यानी आपका जैसा है वैसा ही आपको दिखाई दे। दूसरी हम यूज़ करते हैं इटैलिक, और तीसरी यूज़ करते हैं हम ऑब्लिक। अब इन तीनों में डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेपर में कई बार आपसे पूछ लेता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इटैलिक एंड ऑब्लिक। इटैलिक और ऑब्लिक के अंदर आपका क्या फ़र्क है, तो वो हमें समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक, नॉर्मल, इटैलिक और ऑब्लिक 3 ही वैल्यू आपकी होंगी, इसके अलावा कोई और वैल्यू आपको दिखाई नहीं देगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपका ऑब्लिक और इटैलिक में क्या फ़र्क आपको दिखाई देगा। ठीक, तो देखिए नॉर्मल फ़ॉन्ट यानी आपकी जिसके अंदर किसी टाइप की स्टाइल नहीं होगी, क्लियर सी बात है। नॉर्मल फ़ॉन्ट अगर आपको चाहिए, नॉर्मल वैल्यू दी क्यों, फिर क्वेश्चन आता है नॉर्मल वैल्यू दी क्यों। तो नॉर्मल वैल्यू इसलिए दी, बाई चांस आपने कहीं पे लगा दिया हो, सपोज फ़ॉन्ट स्टाइल को यूज़ कर लिया हो, आपने इटैलिक दिया हो, बाद में आपसे कहा गया चेंजेस करने के लिए, तो आप पूरे कोड को हटाने के बजाय वहाँ पे वैल्यू को क्या कर देंगे, केवल इटैलिक से नॉर्मल कर देंगे, तो आपको वो वापस बैक टू नॉर्मल हो जाएगा। तो नॉर्मल के लिए तो हमने कुछ स्पेसिफिक पढ़ना नहीं, जैसा है आपका वैसा ही वैल्यू रहेगी। इटैलिक के केस में हमने पढ़ लिया कि कर्सिव के अंदर जो आपकी चीज़ लिखी जाएगी, हम इसको कर्सिव में भी बोलते हैं, कर्सिव के अंदर जो चीज़ लिखी जाएगी वो आपकी किस में जाएगी, इटैलिक के अंदर जाती है। अब बात आती है ऑब्लिक की। ऑब्लिक क्या है, आपका स्लोप्ड वर्जन है इटैलिक का, स्लोप्ड वर्जन ऑफ इटैलिक।
इटैलिक का आपका क्या है, स्लोप्ड वर्जन है। आपने इस तरीके से लिखा है इसी को और स्लोप वे में अगर हम लिख देते हैं तो ये आपका क्या कहलाएगा, ऑब्लिक कहलाएगा। और अच्छे से अगर आपने इसके डिफरेंस को देखना है या अपीयरेंस आपने देखनी है तो आपकी बुक में जो एग्जांपल दिया है उस एग्जांपल को आप देख सकते हैं, उसके अंदर आपको क्लियर दिखाई देगा। तो कह रहा है कि इटैलिक जो आपका फ़ॉन्ट है वो जनरली कर्सिव नेचर के होते हैं, और जबकि ऑब्लिक जो है वो स्लोप्ड वर्जन होता है आपके रेगुलर फेस का। रेगुलर फेस यानी आपके जो नॉर्मल फ़ॉन्ट है उन्हीं को हम स्लोप्ड वर्जन में लिख देते हैं, या इटैलिक की तरह ही वो देखने को आपको मिलेंगे, लेकिन ओरिजिनली वो किसका आपका होते हैं, नॉर्मल फ़ॉन्ट का ही क्या होता है, स्लोप्ड वर्जन होता है। देखने में वो इटैलिक जैसे लगते हैं, ठीक, लेकिन वो वर्जन किसका होता है, आपका नॉर्मल का। देखने में आपको इटैलिक जैसे लगते हैं, लेकिन इटैलिक आपके कर्सिव में होंगे, ठीक, और आपका जो ऑब्लिक है वो आपके स्लोप्ड वर्जन में होंगे रेगुलर फ़ॉन्ट के। रेगुलर फ़ॉन्ट में अगर आप आई लिखते हैं इस तरीके से तो ये इसका ही ऑब्लिक वर्जन आपका कहलाता है। स्लोप्ड वर्जन जो है वो आपका क्या कहलाता है, ऑब्लिक वर्जन कहलाता है। अब बात आती है कि इसको लिखने का तरीका क्या है, कि हम किस तरीके से डिफ़ाइन करेंगे। तो डिफ़ाइन करने का सिंपल सा तरीका है आपका, सपोज मैंने पैराग्राफ के साथ इसको यूज़ करना है, मैंने पी लिखा, फ़ॉन्ट हाइफन स्टाइल लिखा। फ़ॉन्ट हाइफन स्टाइल लिखने के बाद जो भी वैल्यू मैं देना चाहता हूँ, नॉर्मल, इटैलिक या ऑब्लिक, उसको क्या कर दूंगा, कॉलम के बाद स्पेसिफाई कर दूंगा। सपोज मुझे इटैलिक लेना है तो मैंने इटैलिक को स्पेसिफाई किया और यहाँ पे मैंने इसको क्लोज किया। तो ये आपका क्या है, प्रॉपर्टी नेम और उसकी वैल्यू, यानी आपका प्रॉपर्टी नेम हमारा क्या है, फ़ॉन्ट स्टाइल, और उसकी वैल्यू क्या होगी आपकी, इटैलिक हो जाती है। तो ये हम तरीका यूज़ कर सकते हैं आपके फ़ॉन्ट स्टाइल को दिखाने के लिए कि फ़ॉन्ट के स्टाइल आपका कैसा हो सकता है। तो ये आपका जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी। कई बार एग्ज़ाम में आपसे पूछ भी लिया जाता है कि आपका फ़ॉन्ट का जो स्टाइल है और आपका फ़ॉन्ट का जो आपका फैमिली है उसमें क्या डिफरेंस है, ठीक, तो उसको आप ध्यान से समझें। इसके बाद जो है, इसके बाद हम पढ़ेंगे आपका फ़ॉन्ट वेरिएंट। देखिए फ़ॉन्ट वेरिएंट आपके क्या कहते हैं। फ़ॉन्ट वेरिएंट की अगर आप आपकी बुक के अंदर अगर नोट पढ़ें, नोट सबसे इंपॉर्टेंट बेटा उसको मार्क कर लीजिएगा। कह रहे फ़ॉन्ट वेरिएंट इज सेट टू स्मॉल कैप एंड नो स्मॉल कैप फ़ॉन्ट इज अवेलेबल, द ब्राउज़र विल मोस्ट लाइकली शो द टेक्स्ट इन अपर केस इंस्टेड। देखिए स्मॉल कैप और आपका नॉर्मल दो वैल्यू होती हैं आपके फ़ॉन्ट वेरिएंट की। देखिए फ़ॉन्ट वेरिएंट यूज़ कहाँ पे होता है, पहले तो इस चीज़ की हम बात कर लेते हैं। देखिए फ़ॉन्ट वेरिएंट का क्या मतलब है, कहाँ पे हमारा यूज़ होगा फ़ॉन्ट वेरिएंट। कह रहा फ़ॉन्ट को डिफरेंट तरीके से लिखना ही हमारा फ़ॉन्ट वेरिएंट कहलाता है। कैसे, सपोज करें कि हम हेडिंग लिख रहे हैं, सपोज हमने हेडिंग लिखी दिस इज़ माई स्कूल, ठीक, इस तरीके से हमने एक हेडिंग लिखी, ठीक, ये आपकी नॉर्मल हेडिंग है, ठीक, नॉर्मल हेडिंग है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ। देखिए दूसरा तरीका मेरा लिखने का क्या हो सकता है कि मैं इन सबको क्या कर दूँ, जो फ्रंट वाले हैं उनको क्या कर दूँ, इस तरीके से लिख दूँ। ये भी मेरा नॉर्मल हेडिंग का तरीका है, दोनों तरीके से मैं लिख सकता हूँ। इसमें सिर्फ किसका फ़र्क पड़ा, आपकी अपीयरेंस का, यानी हमने एक एक लेटर को क्या कर दिया, कैपिटलाइज फॉर्म में यूज़ कर लिया। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है, हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक, देखिए नॉर्मल और स्मॉल कैप आपकी दो वैल्यू होंगी इसके अंदर। नॉर्मल और स्मॉल कैप का क्या मतलब होगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नॉर्मल एंड स्मॉल कैप, नॉर्मल और स्मॉल कैप के अंदर आपके कैपिटल एंड लोअर दोनों टाइप के लेटर को यूज़ किया जाएगा। तो अगर इस एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको लोअर लेटर भी नज़र आ रहे हैं और कैपिटल लेटर भी नज़र आ रहे हैं। तो कैपिटल हमारे एक फ्रंट वाले हैं, एस कैपिटल है, एम कैपिटल है, आई कैपिटल है और टी कैपिटल है।
ये सारे हमारे कैपिटल लेटर और बाकी वाले स्मॉल, जितने बच गए वो कितने क्या है, स्मॉल लेटर है। कैपिटल एंड लोअर दोनों का कॉम्बिनेशन आपका क्या कहलाता है, नॉर्मल फ़ॉन्ट का आपका वेरिएंट कहलाता है। इसके उलट अगर मैं इसी चीज़ को इस तरीके से लिखता हूँ, तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे, ध्यान देंगे तो सारे लेटर आपके क्या है, कैपिटल फॉर्म में है, कोई भी आपका स्मॉल फॉर्म में नहीं है। लेकिन इसमें जो हम बोला जाएगा इसको, वो हम किस नाम से बोलेंगे, स्मॉल कैप। लेटर कैपिटल में लेकिन स्मॉल में, स्मॉल आपका साइज होगा लेकिन होंगे किसमें, कैपिटल में होंगे। तो इसमें अगर आप बात करें तो ये वाले आपके क्या है, स्मॉल कैपिटल, स्मॉल कैपिटल, स्मॉल कैपिटल, स्मॉल कैपिटल, ठीक। लेकिन अगर हम पूरी कंप्लीट आपके सेंटेंस की बात करें तो सारे लेटर हमारे किस में है, केवल और केवल कैपिटल में, ठीक है। तो ऐसी आपकी हेडिंग जिसके अंदर हमें इस टाइप की फॉर्मेटिंग चाहिए, यानी आपके सारे के सारे लेटर कैपिटल में हो, फ्रंट वाला जो लेटर है वर्ड का वो आपका बाकी वाले जो कैपिटल लेटर हैं उनसे थोड़ा सा उसका साइज़ बड़ा हो, तो वो हमारा किस में जाएगा, आपका स्मॉल कैपिटल लेटर्स में। यही इसकी वैल्यू भी यही रहती है। तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, कोड तरीका, वैल्यू इसकी दो ही रहेगी, स्मॉल वेरिएंट की दो ही वैल्यू रहेगी, नॉर्मल और स्मॉल कैप। तो नॉर्मल जिसके अंदर कम्बिनेशन हो आपका कैपिटल प्लस लोअर वाले आपके जितने भी कैरेक्टर हैं उनका, स्मॉल कैप के अंदर सारे आपके कैरेक्टर या सारे लेटर आपके कैपिटल में होंगे, लेकिन कुछ लेटर का साइज़ जो है बाकी वाले कैपिटल वाले लेटर के साइज से थोड़ा सा छोटा होगा, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, स्मॉल कैप लेटर भी हम उसको बोलते हैं। तो यही आपका केस है, ठीक। स्मॉल साइज कैपिटल लेटर जहाँ यूज़ होंगे वो तो आपका स्मॉल कैप, और जहाँ कैपिटल और लोअर दोनों टाइप के लेटर यूज़ होंगे वो आपका क्या कहलाएगा, आपका नॉर्मल फ़ॉन्ट कहलाता है। अब इसको यूज़ करने का तरीका क्या है, कैसे हम इसको डिफ़ाइन करेंगे। तो डिफ़ाइन करने के लिए सपोज करें हम हेडिंग में इसको यूज़ कर रहे हैं, तो हमने क्या लिखा, H1 लिखा, इसके बाद हमने क्या लिखा, फ़ॉन्ट, और उसके बाद लिखा हमने वेरिएंट। फ़ॉन्ट वेरिएंट को लिखने के बाद हमने इसकी वैल्यू देनी है, कोई भी वैल्यू आप दें। स्मॉल कैप देंगे तो ये वाला आ जाएगा, और नॉर्मल देंगे तो आपके कम्बिनेशन ऑफ कैपिटल एंड लोअर लेटर। इसी वैल्यू को अगर आप स्मॉल कैप्स में चेंज कर देंगे, तो अगर स्मॉल कैप में लिखनी है तो मैं कैसे लिखूंगा, स्मॉल लिखूंगा, हाइफन दूंगा, कैप्स। इसको लिखने का ये तरीका है, बाकी आपका सेम रहेगा फ़ॉन्ट वेरिएंट। लेकिन इस चीज़ को याद रखना बेटा, हमेशा आपकी एक टाइम पे एक ही वैल्यू चलेगी। ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पे H1 को 2 बार लिख दिया है तो दोनों आपके लगेंगे, एक बार में केवल एक ही वैल्यू आपकी चलेगी। ऐसा नहीं है कि सारी वैल्यू आपकी साथ में चले। तो यहाँ तक आप इसको कर लीजिएगा। अगर कोई डाउट आपको लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें। किसी एक दिन हम वीक में जो है डाउट क्लास लेंगे लाइव, तो लाइव डाउट क्लास में जो भी आपके डाउट्स हैं उनको हम क्लियर कर लेंगे। तब तक आप इसको देखें। हाँ, पैटर्न को ज़रूर आप एक बार पढ़ लें, नोट डाउन कर लें जो एग्ज़ाम पैटर्न मैंने आज आपको बताया है, ताकि अपने को उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू।